वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यानी कि हमने हमारे जो आगे के लेसन था, क्या नाम था उस लेसन का, दो ध्रुवीयता का अंत, उसमें पूरा पढ़ा था सोवियत संघ के बारे में। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पूरा अमेरिका के बारे में, और खास करके हम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व कैसा है और उस वर्चस्व के कारण हम किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं तथा यह वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में है। ओके, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत 3 स्टोरी से होने वाली है, 3 छोटे छोटे बच्चों की कहानियों से होने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अमेरिका के वर्चस्व के बारे में और उन कहानियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने चैप्टर का नाम लिखा तो अमेरिकी वर्चस्व बड़े लेटर में लिखा है और जो समकालीन विश्व है वो छोटे लेटर में लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में हमारा जो फोकस रहेगा वो अमेरिकी वर्चस्व और खास करके वर्चस्व शब्द के मीनिंग को समझने और अमेरिका के वर्चस्व को समझने पर रहेगा। तो देखो, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से क्या मतलब है। समकालीन मतलब मॉडर्न वर्ल्ड, ओके, उस समय की बात है ना। तो समकालीन, तो मॉडर्न वर्ल्ड में अमेरिकी वर्चस्व। अब अमेरिका तो एक देश है, पर वर्चस्व का क्या मतलब है। सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि व्हाट इज वर्चस्व। देखो, वर्चस्व का मतलब है अपना राज चलाना, और हम कह सकते हैं किसी का दबदबा होना या किसी पर दबदबा बनाना। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चस्व कहते हैं। ओके, तो ये है वर्चस्व। अब अमेरिकी वर्चस्व यानी कि अमेरिका का राज चलाना, अमेरिका का दबदबा होना। तो हम पूरे इस लेसन में ऐसे कुछ घटनाओं को देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई में अमेरिका का पूरी दुनिया पे दबदबा है। हम ऐसे कुछ युद्धों को देखेंगे, ऐसे कुछ हमलों के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अमेरिका का हर जगह अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और अमेरिका हर जगह सबसे आगे निकल चुका है। ओके, तो उससे पहले हम हमारी जो एनसीईआरटी है वहाँ पर 3 बच्चों के नाम दिए गए हैं। हमारी शुरू हेडिंग ही है आयशा, जाबू और आंद्रे, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयशा को। आयशा एक लड़की थी जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी अव्वल थी और वह बगदाद में रहती थी। उसका सपना था कि वह बड़े होकर किसी ऐसे विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर एक अच्छी डॉक्टर बने, यानी कि मेडिकल विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करे और डॉक्टर बने। पर होता क्या है, 2003 में उसकी टांग चली जाती है, एक टांग चली जाती है, क्योंकि जिस इलाके में वह रहती है वहां पर उससे हवाई मार्ग के द्वारा मिसाइल से हमला होता है, जिसकी वजह से वहां पर उसकी टांग चली जाती है। तो एक तो ये कहानी आयशा की। पर एक रहता है जारबू। जारबू काफी इंटेलिजेंट है, पर उसके साथ साथ उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। उसकी इच्छा है कि वह बड़े होकर एक अच्छा पेंटर बने, पेंटिंग करे और एक अपना खुद का स्टूडियो खोले। परंतु उस जारबू के पिताजी चाहते हैं कि वह पेंटिंग करने के बजाय, पेंटिंग में अपना करियर बनाने के बजाय वह एमबीए करे और उनका जो घर का व्यवसाय है, बिजनेस है, उसे संभाले। और तीसरी कहानी है यहाँ पर आंद्रे की, जो कि एक युवा है, यानी कि यंग व्यक्ति है, और वह जींस पहनकर अपने माता पिता के साथ चर्च जा रहा है। इस बात पर उसकी माँ कहती है कि चर्च जाते समय जींस नहीं पहननी चाहिए, तो वो अपनी माँ को कहता है, माँ जींस तो कूल है, पहन सकता हूँ। तो उस पर उसके पिताजी कहते हैं, जब हम भी हमारे टाइम पर सोवियत संघ में रहते थे तब हम भी जींस पहनते थे। अभी वो वर्तमान में कहाँ रह रहे, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। तो वो इस तरीके से अपनी माँ को कहता है कि माँ जींस कूल है, ये मैं पहन सकता हूँ। तो इस बात पर उसके और उसकी माँ की बहस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन कहानियों को क्यों पढ़ रहे हैं, या तो इसलिए क्योंकि इन तीनों के पीछे एक ही कारण है और उस कारण का नाम है अमेरिकी वर्चस्व। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इन तीनों के पीछे अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है, इन तीनों को क्या लेना देना है, इन तीनों कहानियों का अमेरिकी वर्चस्व से। पर खैर,
जब हम अंदर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ जाएंगे कि इन तीनों के पीछे का कारण एक ही है, वो है अमेरिकी। तो अभी बात करते हैं हम इस बात की कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से शुरू हुआ। तो देखो, सोवियत संघ जो नष्ट हो गया था, यानी कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर हम पूरा नाम बोलने की जगह एक ही शब्द बोल देंगे, अमेरिका। ओके, तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, यानी कि शीत युद्ध के अंत के बाद, शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी ताकत बनकर कौन उभरा? अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ तो नष्ट हो गया था और दुनिया में कोई इसकी टक्कर का नहीं था क्योंकि सोवियत संघ नष्ट हो गया। अब अकेली एक महाशक्ति, पूरे विश्व पर एक महाशक्ति का राज था, वो कौन थी? अमेरिका। और दुनिया में कोई इसकी टक्कर का भी नहीं था। तो इस प्रकार से उस टाइम से जो ये अमेरिकी वर्चस्व है ये शुरू हो गया, अमेरिका का जो राज है वो शुरू हो गया। अब आपकी एनसीईआरटी में एक हेडिंग आएगी, नई अंतर्राष्ट्रीय या नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अब ये क्या होता है? तो देखो, जो अमेरिकी वर्चस्व था ना, इसी को कहा जाता है नई विश्व व्यवस्था, क्योंकि पहले क्या था? दो ध्रुवीय विश्व था, दो महाशक्ति थी। अब अकेली महाशक्ति और नए तरीके से वो राज कर रही है, तो इसीलिए इसे कहा गया नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अब किसने इस नाम को दिया, किसने इसकी संज्ञा दी, इसको हम देखेंगे। उससे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। ओके, बट कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत 1945 से ही हो गई थी। 1945 में क्या हुआ था? अमेरिका ने बिना किसी को पूछे, बिना किसी को कहे क्या किए थे? परमाणु बम गिरा दिए थे। तो एक तरीके से ये बात सही भी है कि 1945 से ही वर्चस्व शुरू हो गया था, पर जो वर्चस्व दिखाने का तरीका है वो 1991 में काफी बढ़ गया था, क्योंकि उस टाइम में भी अकेली ही महाशक्ति बच गई थी, अमेरिका। ओके, तो ये हमने अभी क्या देखा कि अमेरिका के वर्चस्व का क्या मतलब है, ये कब शुरू हुआ। अब इसी वर्चस्व को हम नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को समझेंगे और इसी को समझते समझते साथ में हम ये भी देखेंगे कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। और ये आज का काफी आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को समझाइए। तो देखो क्या हुआ। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 के अगस्त में, 1990 का टाइम था और अगस्त का मंथ था। इराक जो देश है उसने कुवैत पर हमला कर दिया, यानी कि इराक एक देश है, मान लीजिए ये इराक देश है, उसने कुवैत पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया और बहुत ही तेजी से जो कुवैत था ना उस पर अपना कब्जा जमा लिया। उससे क्या हुआ? इराक को समझाने की कोशिश करेंगे अब दूसरे देश, तो इराक को समझाने की कोशिश की गई। ना समझने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग का आदेश दिया, यानी कि 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत नाम के एक देश पर हमला किया। फिर दूसरे देशों ने इराक को समझाया कि भैया तुम ऐसा मत करो, पर इराक नहीं माना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसके बारे में हम अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ओके, तो उसने कहा कि अब इराक मान तो नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, कुवैत को छुड़ाने के लिए इराक पर बल प्रयोग करते हैं। बट जब ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ को ने कही तो सबको यह एक नाटकीय फैसला लगा। नाटकीय क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के टाइम पे ऐसी बहुत सारी स्थिति थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसे फैसले लेने थे, पर उस टाइम पर संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हुआ? चुप्पी साध कर बैठा रहा। तो सबको ये नाटकीय फैसला लगा और इसी को अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे उन्होंने नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इराक ने कुवैत पर हमला किया और वो पूरे दूर उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि बल प्रयोग किया जाए। शीत युद्ध के समय चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह क्या था? नाटकीय फैसला था, यही मैंने आपको बताया। और इसे ही जॉर्ज बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की क्या की? संज्ञा दी। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी कि अब नई तरीके की विश्व व्यवस्था है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी किस तरीके का बर्ताव कर रहा था? अमेरिका की तरफ का। तो ओके, तो ये था हमारा नई विश्व व्यवस्था क्या है ये आपको बताना है। अब इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। कैसे
कहते हैं। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि इराक ने कुवैत पर हमला किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदेश दिया कि जो कुवैत है उसको बचाने के लिए इराक पर बल प्रयोग करे। तो इसके लिए क्या किया गया, 34 देशों की मिलीजुली सेना ने 6,60,000 सैनिकों के साथ मिलकर इराक पर क्या किया, हमला करने का फैसला लिया। तो इराक के नेताओं ने कहा कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, यानी कि आप सब मिलकर हम पे हमला करो फिर भी हम जीत जाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि जो इराक था वो हार गया, इराकी सैनिक थोड़ी ही देर में परास्त हो गए और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 वाले सैनिक थे वो जीत गए। अफकोर्स जीतना ही था, उधर एक देश था और इधर 34 देश मिले हुए थे। और इसी युद्ध को ये युद्ध हुआ और इराक को परास्त किया गया, इराक की हार हुई। इसी को कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध और इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ओके, तो ये दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो जब भी आपको पास क्वेश्चन आए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो आप समझ जाइए बात हो रही है यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध की। और प्रथम खाड़ी युद्ध किससे संबंधित है, इराक और कुवैत से संबंधित है। अब ये बात तो हो गई प्रथम खाड़ी युद्ध क्या होती है, पर बात यहाँ पे ये है कि इस युद्ध में अमेरिकी वर्चस्व की बात कहाँ से आ गई, यहाँ कैसे पता चल रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि 34 देशों की मिलीजुली सेना से 6,60,000 सैनिक बने थे और उन्होंने हमला किया था। तो इसमें से 75% जो सैनिक थे ना वो केवल और केवल अमेरिका के ही थे। तो आप मान सकते हैं वो 34 देशों की सेना में से 75% सैनिक अमेरिका के हैं। तो इससे क्या पता चला कि युद्ध तो खास तरीके से किसने लड़ा, अमेरिका ने लड़ा। तो वर्चस्व किसका हुआ, दबदबा किसका हुआ, अमेरिका का हुआ ना। तो इस घटना से हमें पता चलता है कि दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व है। और इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ा गया कि कुछ लोगों ने तो इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम वॉर नहीं चल रहा है, उस तरीके से ये युद्ध लड़ा जा रहा था। और सबसे ज्यादा जो सहभागिता इस युद्ध में निभाई गई वो अमेरिका ने निभाई। और इस युद्ध से ही पता चला कि अमेरिका का वर्चस्व आज चारों दिशाओं में फैल रहा है। और जब हमने ये समझा कि अमेरिका का वर्चस्व क्या था, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत क्या हुई, उसके बाद हमने देखा कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। व्यवस्था किसने नाम दिया, जॉर्ज बुश ने। जॉर्ज बुश कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। उसके बाद हमने प्रथम खाड़ी युद्ध को अच्छे से समझा और उसके बाद देखा कि प्रथम खाड़ी युद्ध में किस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व साबित हुआ। तो यही था आज का पूरा लेक्चर। आगे हम ऐसी ही और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और जो आयशा जाबू और आंद्रे की कहानियां मैंने आपको आगे बताई थी ना सबसे शुरुआत में, उसको भी हम अपने चैप्टर में अगले पार्ट में देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों वो कहानियां हमने इस चैप्टर में पढ़ी और किस तरीके से वो कहानियां अमेरिका से संबंधित थी। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।